हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है अनाथ लड़की। अनाथ लड़की का अर्थ है ऑर्फन गर्ल। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है और इस कहानी में एक अनाथ लड़की की कहानी देख सकते हैं। वह कहानी इस प्रकार है। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करके, मुआयना मीन्स इसका अर्थ है इंस्पेक्शन करके बाहर निकले। जैसे बाहर निकले एक लड़की सेठ जी का दामन पकड़ ली। जैसे सेठ जी का दामन पकड़ ली, सेठ जी बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से उस लड़की की ओर देखे। लड़की की ओर देखकर सेठ जी पूछते हैं, क्या नाम है? तो लड़की जवाब देती है, रोहिणी। जैसे लड़की नाम बता दी और नाम बताने पर सेठ जी ने उसे अपनी गोदी में उठा लिए। गोदी में उठाकर उस लड़की से पूछने लगते हैं, कोई इनाम मिला आपको? तो लड़की गोदी में बैठकर सेठ जी की जो गर्दन है, उस गर्दन में क्या बच्चों की तरह गंभीरता से हाथ डालकर कहने लगती है, जब आप बाहर जाने लगते हैं तो मुझे रोना सा आ जाता है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। सेठ जी कहते हैं, मैं तो दूर चला जाऊंगा, आप किस तरह मेरे साथ चलेगी? तो लड़की कहने लगती है, आपके साथ मैं चलूंगी और आपकी बेटी मैं हूंगी। तो शेर जी कहते हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन मैं दूर चला जा रहा हूँ। तो उसी समय उस मदरसा के यानी उस स्कूल के अफसरों ने कहने लगते हैं सेठ जी से, सेठ जी, इस लड़की का बाप मरकर 1 साल भी नहीं हुआ है और इसकी माँ सिलाई करती है और सिलाई करके गुजारा करती है। इस कहानी को सेठ सुन लिए और सुनकर उस लड़की के बारे में सोचने लगे। सभी लड़कियां इस लड़की को खिलौने दिखाकर इसे क्या क्या कहती होगी और सभी लड़कियों के बाप मदरसे छोड़ने के लिए लड़की के साथ आते होंगे और बाप के साथ वो लड़कियां मेले में भी क्या जाती होगी। तो इन सारी बातों को याद कर लेते हैं और याद करने पर सेठ जी का जो स्वभाव है, सेठ जी का मन या स्वभाव, उस स्वभाव में क्या करुणा थी, दया थी। और दया रहने पर, करुणा रहने पर सेठ जी उस लड़की के बारे में क्या सोचने लगते हैं और सोचते हैं इस लड़की के मन में भी क्या कुछ अरमाने होंगे, कुछ इच्छाएं क्या होगी। लेकिन लड़की क्या कर सकती है? इसके जीवन में जो माँ है, माँ का जो प्यार है ना, उस प्यार की जो गहराई है ना, वो गहराई ज़्यादा होती है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बाप के पास जो खुशी होती है या बाप के पास जो जोश होता है, एक बच्चे के साथ बाप रहने से बच्चों में भी क्या खुशी आ जाती है, एक जोश के यहाँ आ जाता है। तो लड़की के बारे में सेठ जी के यहाँ सुन लिया, सेठ जी सोच लिया और सोचने पर सेठ जी उस लड़की को कहते हैं, आपको मैं बेटी बना लूंगा, लेकिन याद रखना तुम खूब पढ़ना।
जीवन में क्या पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए। तो लड़की भी हाँ कह दी और हाँ कहने पर सेठ जी कहते हैं, सेठ पुरुषोत्तम दास कहने लगते हैं कि अब तो क्या है, छुट्टी का समय है, मेरे साथ चलेगी। तो अनाथ लड़की कहती है या रोहिणी कहती है, हाँ आपके साथ चलूंगी। तो सेठ जी और रोहिणी दोनों भी क्या मोटर कार में बैठे, और जैसे ही मोटर कार में रोहिणी बैठी, स्कूल की सहेलियों की ओर इस तरह देखने लगती है, खुशी के मारे उसकी आंखों में क्या चमक आने लगी। और रोहिणी का जो चेहरा है वो चेहरा चांदनी रात की तरह क्या खिला हुआ था। और सारी सहेलियों को देखते देखते मोटर कार में बैठकर सेठ जी के साथ वो बाजार चली गई। और सेठ जी भी क्या उस रोहिणी को बाजार की सैर क्या करा दिए। दोनों भी बाजार पहुंचे और सेठ जी अपने पसंद के जितने भी जो खिलौने हैं उन सारे खिलौनों को क्या खरीद कर दे दे, और रोहिणी भी क्या मनपसंद खिलौने क्या खरीद ली। और उस बाजार में मार्केट में रेशमी कपड़े के कई खिलौने थे, लेकिन उन सारे खिलौनों को रोहिणी पसंद नहीं की। केवल जो रबड़ के खिलौने हैं उन रबड़ के खिलौनों को ही पसंद कर दी। और खास करके उन खिलौनों को खरीद कर, उन खिलौनों को लेकर रोहिणी बहुत ही क्या खुश नजर आ रही थी। और कभी कभी खिलौनों के बारे में सेठ जी को कुछ कह रही थी, और कभी कभी शहर के बारे में क्या सेठ जी को कुछ कहकर क्या खुश हो रही थी और खुशी को क्या जाहिर कर रही थी। जैसे खुशी को जाहिर कर रही थी, सेठ जी देख लेते हैं ये लड़की तो क्या बहुत ही खुश नजर आ रही है। और सैर करते करते रात हो गई। रात होने पर सेठ जी कहते हैं रोहिणी को कि अब तो क्या रात हो गई है और हम घर चले जाएंगे। तो दोनों भी मोटर कार में बैठे। मोटर कार में बैठकर रोहिणी के घर आ गए। कौन? सेठ पुरुषोत्तम दास। रोहिणी कहाँ से उतर गई, सेठ जी भी उतर गए और रोहिणी अपने घर की ओर यहाँ आ जाती है। जैसे घर के सामने आ जाती है, घर का दरवाजा बंद है। जैसे ही देखती है घर का दरवाजा बंद है, रोहिणी की जो माँ है वो माँ ग्राहकों को कपड़े देने के लिए क्या चली गई थी, घर पर नहीं थी। और ना रहने पर कुछ समय तक वहीं पर क्या वेट करते रहे। और कुछ समय के बाद रुक्मिणी यानी रोहिणी की माँ रुक्मिणी आ गई। जैसे रुक्मिणी आ गई, छलांग मारकर रोहिणी माँ की ओर क्या दौड़ने लगी। जैसे ही माँ की ओर दौड़ने लगी, माँ से गले क्या मिल जाती है। और माँ से गले जब मिलती है, माँ पूछने लगती है, रोहिणी मैं पाठशाला आ चुकी थी, लेकिन आप पाठशाला में नहीं थी, कहाँ गई थी आप? तो रोहिणी कहने लगती है, मैं बाजार चली गई थी माँ, ये देखो मेरे पास खिलौने हैं, रबड़ के खिलौने हैं। और वो रबड़ के खिलौने कैसे थे? उन खिलौनों को दबाने से चू चू की आवाज आ रही थी। और जैसे जैसे दबाने लगी, प्रेस करने लगी, तो चू चू की आवाज आने लगती है। जैसे चू चू की आवाज आ गई या आ रही थी, उस समय रोहिणी खुश नजर आ रही थी और रोहिणी को कहने लगती है, कौन? माँ। तो ये सारी चीजें कहां से लेकर आई है? जैसे पूछ दी और पूछने से क्या तुरंत रोहिणी सेठ जी की ओर क्या भागती चली जाती है। जहां पर सेठ पुरुषोत्तम दास खड़े थे, उनके पास क्या चली जाती है और जाकर सेठ जी को कहने लगती है, आप मेरे बाप बनेंगे? अगर आप मेरे बाप अगर बनेंगे तो आपको हमारे साथ ही रहना होगा, यहीं पर आपको रहना होगा। सेठ जी कहने लगते हैं,
मैं तो आपका बाप बनूंगा, लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो काम कौन करेंगे? आपको खिलौने भी चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, नहीं रुकूंगा, लेकिन आपका बाप मैं बनूंगा। तो जैसे ही रोहिणी सेठ जी के साथ बात कर रही थी, रुक्मिणी सेठ जी को देख ली। जैसे सेठ जी को देख ली, रुक्मिणी लज्जा से सिर क्या नीचे कर लेती है, शर्म के मारे नीचे क्या कर लेती है। जैसे नीचे कर लेती है तो सेठ जी को देखकर रुक्मिणी के जो पति थे, वो पति ऑलरेडी मर चुके हैं, ये विधवा है। और जब जिंदा थे तब रुक्मिणी को सेठ जी के बारे में पति ने कई बातें क्या सुनाए थे कि सेठ जी ऐसे है, सेठ जी वैसे है, सेठ जी महात्मा है, और सेठ जी के मन में क्या दया करुणा सब कुछ है। वो सब कुछ क्या पति के मुंह से क्या रुक्मिणी सुन चुकी थी। अब वास्तव में क्या सेठ जी को क्या देख रही है, कौन? रुक्मिणी। जब सेठ जी को देख रही है तो देखने पर वास्तव में रुक्मिणी को लगता है कि सेठ जी महात्मा जैसे हैं, बहुत ही क्या सज्जन इंसान है। और रुक्मिणी को देखकर सेठ जी भी क्या पास आ जाते हैं, और रुक्मिणी घर का दरवाजा क्या खोल दी। और जैसे दरवाजा खोल देती है, और दरवाजा खोलने से कमरे के अंदर जो बिछौना थे, या बिछौना जो था वो बहुत ही क्या गंदा था। यानी जो बिछाने के लिए जो चादर होता है ना, उस चादर की तरह जो बिछौना है, वो बिछौना बहुत ही क्या गंदा हो चुका था। उस बिछौने के ऊपर सेठ जी की दृष्टि ना पड़े, सेठ जी ना देखे, इसलिए तुरंत जल्दी से उस बिछौने को लपेट कर घर के एक कोने में क्या रख दी। और सेठ जी घर आए हैं, घर आए हुए मेहमान का सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन रुक्मिणी के पास कुछ भी नहीं है, रुक्मिणी के घर में कुछ भी नहीं है। रुक्मिणी के पास ये चीजें भी नहीं है कि खिलाने के लिए पान नहीं है, और पान के साथ इलायची भी नहीं है। तो क्या सत्कार करेगी रुक्मिणी? रुक्मिणी बहुत ही क्या गरीब लाचार औरत है। और यहाँ पर सेठ जी पास आते हैं, रुक्मिणी के पास आकर सेठ जी कहते हैं कि आपकी बेटी का जो पालन पोषण है, पालन पोषण की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और आपकी बेटी को मैं सब कुछ कहां दे दूंगा, और आपकी बेटी को देखने के लिए मैं आ जाऊंगा। जब कभी मैं पुनः आ जाऊंगा तो आने पर आपकी बेटी को देखने के लिए मैं आऊंगा, और कभी कभी उसे खिलौना भी क्या दिला दूंगा, और आप अपनी बेटी के बारे में चिंता ना करिए। तो इतनी सी बात सेठ जी रुक्मिणी को कह दिया, और कहने के बाद रुक्मिणी भी क्या मान ले, क्योंकि कोई दयावान अगर कुछ सहायता अगर कर रहे हैं तो कौन हेल्पलेस लोग मना करते हैं, गरीब लोग कब मना करेंगे। तो रुक्मिणी भी मान ले, और मानने पर सेठ जी कहने लगते हैं अब तो क्या समय हुआ है, अब मुझे क्या निकलना चाहिए, मैं चला जाऊंगा। तो वहां से सेठ जी मोटर कार में बैठकर चले गए, और रात बीत गई। रात बीतने पर रोहिणी सवेरे सवेरे उठी, और उठ करके पाठशाला चली गई, स्कूल चली गई। और रोहिणी के पास जितने भी जो खिलौने थे, उन खिलौनों को दिखाकर सहेलियों को क्या ललचाने लगी। सारी सहेलियों को दिखा दिखा कर खुश होने लगी। कभी सेठ जी के बारे में क्या बातें करने लगी, कभी शहर के बारे में, कभी बाजार के बारे में, कभी खिलौनों के बारे में। और इसी तरह क्या उन सहेलियों को कुछ कहकर खुश होने लगी। तो इसी तरह क्या
कुछ महीने क्या बीत गए और सेठ जी भी क्या इस रोहिणी को खिलौने के यहाँ पार्सल भेजते रहे। और जाते समय जब सेठ जी जा रहे थे उस समय रोहिणी के सामने एक सुंदर सा क्या बटवा रखकर चले जाते हैं। बटवा रखने का अर्थ क्या है? उसके पास उस बटवे में रकम होंगे या रकम क्या होगी, पैसा होगा। और वो पैसे क्यों दिए थे, वो बटवा क्यों रखे थे? ताकि इनका गुजारा चले, इनका जीवन चले। और यह सोचकर क्या सुंदर सा बटवा रखकर क्या चले गए थे। और कई महीने बीत गए और कुछ ना कुछ क्या सेठ जी भेजते रहे, रोहिणी को भेजते रहे। और इसी तरह क्या कई साल क्या बीत गए। जब कई साल बीत गए और रोहिणी भी क्या जैसे जैसे साल बीतने लगे, रोहिणी भी क्या बड़ी हो गई। और रोहिणी आंतरिक और बाह्य, यानी अंदर से भी और बाहर से भी, बाहर से भी दोनों दृष्टि से क्या बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी। उसके पास इतनी सौंदर्य आई थी, इतनी सौंदर्य आई थी कि पूछे मत। सरस्वती पाठशाला की नाक बनी हुई थी। नाक यानी इसका अर्थ क्या है? सरस्वती पाठशाला में इससे बढ़कर कोई सुंदर लड़की ना थी। और रोहिणी के यहाँ बड़ी हो गई, सयानी हो गई। और सयानी होने पर इसमें बहुत ही क्या बदलाव आ चुका था। रोहिणी के पास लज्जा और शर्म की स्वभाव भी क्या आ चुका था। और रोहिणी के पास जो पवित्र भावनाएं थी और अच्छे विचारों को क्या वो रख लेते। और इसी के मारे उस पाठशाला में सारी लड़कियों से ज्यादा यही क्या अच्छी लगने लगी थी। तो यहां पर जो औरतों में अत्यधिक आकर्षित उत्कर्ष जो होता है, अत्यधिक आकर्षित उत्कर्ष के जो मंजिल है, उस मंजिल की एक एक सीढ़ी रोहिणी पार कर रही थी। इसका तात्पर्य क्या है कि रोहिणी दिन ब दिन क्या बहुत ही खूबसूरत होती चली जा रही थी। जैसे वो खूबसूरत होती चली जा रही थी और दिन बीते बीते क्या सुंदर होने लगी थी। कौन? रोहिणी। तो जैसे ही क्या वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई। और सयानी होने पर जो युवतियों में, लड़कियों में जो सौंदर्य आ जाती है, वो भरपूर मात्रा में रोहिणी के पास भी क्या सौंदर्य आ गई थी। जैसे सौंदर्य आ गई थी, हेलो स्टूडेंट्स, ये कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। और जो भी मेरी नोटिफिकेशन है फर्स्ट आपको ही क्या पहुंचेगी, मेरा वीडियो आपको ही पहुंचेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई है तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को स्किप मत करिए, अंत तक देखिए, एंड तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे या लाइक अगर करेंगे तो वही मेरी एनर्जी होगी नेक्स्ट और एक नए कंटेंट पर वीडियो बनाने के लिए। मेरे साथ अंत तक बने रहिए। सेठ पुरुषोत्तम का लड़का यानी बेटा अमेरिका और जर्मन की कई यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल कर चुके थे। इसी के दौरान अमेरिका की एक अखबार ने
नरोत्तम दास के बारे में खूब क्या तारीफ की थी। जैसी तारीफ की थी, इधर भारत में नरोत्तम दास का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, फिर एक बार सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण भेजा गया। जैसे ही सरस्वती पाठशाला इस निमंत्रण को पाया और यहाँ पर जो रोहिणी थी, रोहिणी क्या देख ली और रोहिणी भी क्या जाने के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही तैयार हो जाती है और एक बार क्या सरस्वती पाठशाला सजने धजने लग गई और रंग बिरंगे कपड़े क्या कपड़ों की व्यवस्था करने लगी रोहिणी। और जैसे ही रोहिणी तैयार हो जाती है और तैयार होने पर नरोत्तम दास की जो माँ है कौशल्य देवी रेलवे स्टेशन पर रोहिणी की क्या प्रतीक्षा में आई हुई थी। जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आई, ट्रेन से क्या उतर गई, जैसे रेलगाड़ी से उतर गई और उतरते ही कौशल्य देवी के पैरों को चरणों को क्या छू लेती है। लेकिन जैसे ही चरणों को छूने के लिए झुक जाती है, कौशल्य देवी कहती है, नहीं बेटी, मेरे गले लगाओ, मेरे गले लग जाओ, क्योंकि आप मेरी बेटी हो। तो दोनों भी क्या आलिंगन करते हैं, दोनों भी क्या गले मिले। और जैसे ही दोनों भी क्या गले मिले, जहां पर फंक्शन का आयोजन किया गया था, समुद्र के किनारे जहां पर हरियाली थी और वहां पर लंबा चौड़ा क्या शामियान डालकर उस बीच के किनारे फंक्शन का आयोजन किया गया था। और समुद्र में क्या कई लहरें उठ रही थी, किनारे आकर टकरा कर चली जा रही थी। और इधर इस फंक्शन में शामिल होने के लिए लोगों का जमावड़ होने लगा और लोग भी क्या समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह क्या कई संख्या में क्या आने लगे। और जैसे ही कई संख्या में आने लगे और यहां पर लोगों को पता चला कि इस फंक्शन में, इस सभा में रोहिणी आने वाली है, क्योंकि रोहिणी को देखने के लिए देशभक्तों ने कहा एक पैर में क्या खड़े थे, क्योंकि रोहिणी शास्त्रीय परीक्षा में क्या पास हो चुकी थी, शास्त्रीय संगीत में क्या वो पास हो चुकी थी। इसलिए रोहिणी आने वाली है जब उन्हें खबर मिल गई, रोहिणी को देखने के लिए कई लोग क्या आने लगे। जैसे रोहिणी उस फंक्शन की जगह पर आ गई और लोग क्या उसे देखने के लिए तरसने लगे, भीड़ जम गई और कई लोगों ने तो उसे देखने के लिए एक चेयर के ऊपर चेयर रखकर क्या देखने लगे। कई लोग शामियान की जो रस्सी होती है उस रस्सी को पकड़कर लटक कर देखने लगे और यहाँ पर शोर शराबा होना क्या शुरू हुआ। जैसे शोर शराबा होना शुरू हुआ और नरोत्तम दास ने क्या अभिवादन भाषण क्या देने लगे थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि यहां पर कुछ होगा। लोगों को, जनता को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल हो गई थी। और उसी समय बीन से आवाज आने लगी, यानी बीन से क्या आवाज आने लगी, कोई गाना गाने लगे। गाना गाने वाले कौन थे? यही रोहिणी थी और यही रोहिणी गाना शुरू कर दी। जैसे रोहिणी की आवाज सुनकर सारे लोग क्या इस गाने का जो आनंद उठाने लगे और लोग क्या शांत होकर क्या सुनने लगे। और इस फंक्शन में जिन्हें सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और सम्मान करने के लिए क्या अब
सरस्वती पाठशाला की जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट के यहाँ सारी महिलाओं की ओर क्या देखने लगी। जैसे सारी महिलाओं की ओर देखने लगी, उन्हें एक महिला नजर आई, एक लड़की नजर आ गई। वो लड़की थी रोहिणी। अब सम्मान करने के लिए नरोत्तम दास का सम्मान करने के लिए अब रोहिणी को भेज दिए। और रोहिणी आश्चर्यचकित होकर क्या खड़ी हो जाती है, और रोहिणी के हाथ में क्या हीरों का माला दे दिए, हार दे दिए, और नरोत्तम दास के पास चली जाती है। और नरोत्तम दास के गले में क्या ये हीरों का हार डाल दी, माला डाल दी। जैसे डाल दी, दोनों भी क्या एक दूसरे को क्या देख लेते हैं, और एक दूसरे को देखने पर यहाँ फंक्शन भी यहाँ कार्यक्रम भी क्या समाप्त हो जाता है। जैसे कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, सारे लोग वहां से क्या प्रस्थान होने लगते हैं, जाने लगते हैं। और इधर सरस्वती पाठशाला के जो मेहमान हैं, ये मेहमान लोग भी रुक्मिणी देवी को कहकर विदा होने के लिए क्या रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। सारे लोग क्या जाने लगे, और रोहिणी भी क्या जाने के लिए तैयारी थी। लेकिन कौशल्य देवी ने रोहिणी को कहती है, हे रोहिणी, तुम्हें तो मैं मन भर अभी देखी नहीं हूं, आपको मुझे क्या खूब देखना है, और इसलिए यहीं पर हमारे घर में एक सप्ताह के लिए, एक वीक के लिए आपको रुकना है। तो सारे लोग मेहमान लोग चले गए। रोहिणी इन्हीं के घर में क्या रुक गई, और रुकने पर एक सप्ताह भी क्या बीत गया, एक वीक भी क्या बीत गया। एक वीक बीतने पर रोहिणी पुणे जाने के लिए तैयार हो जाती है, और कौशल्य देवी और सेठ पुरुषोत्तम दास का जो बेटा है नरोत्तम दास वहीं पर है। जैसे रोहिणी पुणे जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो कौशल्य देवी कहती है, बेटी आप अकेली क्यों जाती है, आप अकेली मत जाना। और बेटे को कहने लगती है, हे नरोत्तम दास, तुम रोहिणी के साथ चले जाना, और रोहिणी को छोड़कर आ जाना। तो दोनों भी क्या चले जाते हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन। रेलवे में बैठकर, बंबई से रेलवे में बैठकर क्या ये लोग पुणे की ओर क्या रवाना हो जाते हैं, पुणे आने लगते हैं। रोहिणी और नरोत्तम दास के बीच कई ऐसी बातें हो जाती है। कौन कौन सी बातें हो जाती है मुंशी प्रेमचंद जी यहां पर लिखते नहीं है, लेकिन ढेर सारी बातें होती है। पहले पहले नरोत्तम दास क्या शर्माने लगे थे, और जैसे जैसे सफर करने लगे थे, तो नरोत्तम दास और रोहिणी के बीच कई बातें क्या हो गई, और वो अपने घर आ गई रोहिणी। और रोहिणी आने के बाद एक महीना क्या बीत गया। एक महीना बीतने के बाद इनके अगल बगल मोहल्ले के लोगों ने, औरतें, सारी औरतें ये बातें छेड़ देती है कि अब तो क्या रोहिणी बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है। और रुक्मिणी को कहने लगती है, हे रुक्मिणी, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, इसकी शादी कब करेगी? क्या बूढ़ी होने के बाद इसकी शादी या इसका विवाह कर देगी? तो इन औरतों की बातें सुन सुनकर इन्हें भी क्या बुरा लगा था। किसे? रुक्मिणी देवी को। और रोहिणी की शादी के बारे में सेठ जी को कई बार रुक्मिणी कह दी थी कि बेटी की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है। तो शादी की बात सुनकर सेठ जी इसे टाल रहे थे, टालते मटोलते आ रहे थे। और सेठ जी का जो व्यवहार देखकर रुक्मिणी को कई बार क्या गुस्सा आया था
क्योंकि सेठ जी रोहिणी की शादी करना नहीं चाहते हैं, इस तरह सोच लेते। लेकिन एक दिन रोहिणी की मां ने या रोहिणी की मां को एक पत्र मिलता है, और वो पत्र रुक्मिणी देवी चारपाई के ऊपर क्या रखती है, चारपाई पर रख दी। और जैसे ही चारपाई पर रख दी और रोहिणी आ जाती है, चारपाई पर जो लेटर है, जो पत्र है, जो खत है, उस खत को क्या उठा लेती है और उठाकर क्या पढ़ती है। और उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि आपकी बेटी की शादी क्या हम करेंगे। कौशल्य देवी ने उस पत्र को क्या लिखी थी। कौशल्य देवी कौन है? कौशल्य देवी नरोत्तम दास की मां है और सेठ जी की पत्नी है। और वो ये सारी बातें लिखी हुई थी। रोहिणी की शादी क्या होगी और रोहिणी को मैं बहू के रूप में क्या स्वीकार कर लूंगी। मैं ये नहीं लिख रही हूं कि आपकी बेटी को मैं फूल की सेज में क्या रख लूंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपकी बेटी को मैं बहू के रूप में नहीं रख लूंगी, बेटी के रूप में क्या स्वीकार कर लूंगी। अगर आप तैयार है तो आपकी बेटी के साथ हम शादी करेंगे। मेरा बेटा नरोत्तम दास भी क्या शादी कर लेगा। तो ये सारी बातें क्या रोहिणी खत में और पत्र में क्या पढ़ ली। जैसे खत में पत्र में पढ़ ले, आश्चर्यचकित हो जाती है। जो बंबई से पूना तक दोनों सफर किए थे ट्रेन में बैठकर, उन सारी बातों को याद कर लेती है। कौन? रोहिणी। क्योंकि नरोत्तम दास के मन में रोहिणी के प्रति वो भावनाएं थी। उन भावनाओं को, उन बातों को याद कर लेती है, और याद करके रोहिणी खुश नजर आती है। और वहीं पर जो चारपाई है, उड़न जो काट है, चारपाई के ऊपर क्या उस पत्र को पढ़कर वहीं पर क्या लेट जाती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? रोहिणी भी शादी के लिए क्या मान ली, स्वीकृति दे दी। और जैसे ही मान लिया है, अब शादी की तैयारी क्या इनके घर में और उनके घर में भी क्या शुरू होने लगी। और जैसे ही शादी की तैयारी शुरू होने लगी और दुल्हन बनकर ये रोहिणी नरोत्तम दास के घर चली जाती है और शादी की तैयारी वहां पर होने लगी। कई मेहमान लोग क्या जमा हो गए थे, प्रतिष्ठित लोग आए थे, और उन लोगों को मालूम नहीं था कि दुल्हन कौन है। और जब शादी का जो मंडप है, उस मंडप पे क्या आ जाती है दुल्हन के रूप में रोहिणी। और रोहिणी को देखकर सारे लोग क्या आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हाँ ये तो रोहिणी है। और नरोत्तम दास दुल्हन क्या बने हुए थे। और जैसे दुल्हन और दूल्हा दोनों भी क्या तैयार है, और वहां पर हवन भी क्या तैयार है, और दोनों की भी क्या शादी होने लगती है। और दोनों भी आपस में अपनी अपनी जो जिम्मेदारी हैं, उन जिम्मेदारियों को शब्दों में क्या दोहराने लगे, और एक दूसरे किस तरह से जीवन में रहना चाहिए, उन शब्दों को भी क्या दोहराने लगे। और दोहराते दोहराते उन दोनों की भी क्या शादी हो गई। सारे लोग क्या खुश थे, रोहिणी की मां भी क्या खुश थी, और कौशल्य देवी, नरोत्तम दास, सेठ जी भी क्या बहुत ही खुश थे। और सेठ जी जो जिम्मेदारी उठा लिए थे, रोहिणी का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी, शादी की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारी क्या सही ढंग से निभा चुके थे। कौन? सेठ जी। शादी होने लगी, हवन क्या चलने लगा, हवन की जो खुशबू है वो खुशबू क्या हवा में क्या फैलने लगी। शादी पूर्ण रूप से क्या हो गई। शादी होने के बाद
शादी होती सेठ पुरुषोत्तम दास ताजी हवा लेने के लिए उस भीड़ से कुछ दूरी पर क्या आ जाते हैं, बाग में आ जाते हैं, गार्डन में आ जाते हैं और एकांत में अकेले क्या बैठ जाते हैं, ताजी हवा लेते हैं। जैसे एकांत में बैठ जाते हैं और उसी समय जो दुल्हन बनी थी रोहिणी सेठ जी के पास आ जाती है। जहां पर सेठ जी बैठे थे बाग में ताजी हवा लेते, वहीं पर आकर सेठ जी के चरणों को छू लेती है और सेठ जी कहते हैं, हे रोहिणी, अब क्यों रो रही है? अब तो सही मायने में तुम मेरी बेटी बन चुकी है, यानी बहू नहीं है, अब तो क्या तुम मेरी बेटी बन चुकी है, तो अब मत रोना। तो यही बातें कहकर सांत्वना देने लगते हैं, किसे? रोहिणी को। जब सेठ जी ये बातें कह दिए और कहने पर यह अनाथ लड़की की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कोई इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, कोई नहीं है, आप भी नहीं हैं और मैं भी क्या नया हूं, तो आपको अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को देखकर तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब अगर ना कर लिया है तो आपको लॉस होगा। और अगली कक्षा में और एक नई कहानी लेकर आ जाऊंगा। वो कहानी सुनने के लिए आप लोग तैयार रहिए, मेरी प्रतीक्षा में आप लोग बैठे रहिए। मैं जल्दी आपसे मिलने के लिए आऊंगा और एक नई कहानी के साथ। स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।